Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is revision of summary table of बिग कैटसन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम सीडेटिव हिप्नोटिक के बिग कैटसन के अंदर समरी वाले टेबल को रिवाइज करने वाले हैं। इसी तरह हम बाकी जो सिस्टम है उनके भी टेबल्स को रिवाइज कर देंगे। हर इंडिविजुअल चैप्टर के लास्ट में, फार्माकोलॉजी के लास्ट में सीडेटिव, जैसे सीडेटिव हिप्नोटिक है, इस चैप्टर के लास्ट में समरी वाला टेबल होता है। और मोस्टली लोग जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं वो मिनी कैटसन से पढ़ते हैं, लेकिन बिग कैटसन के टेबल में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, वो भी मैं आपको बताता रहूँगा साथ साथ। तो आपने वीडियो को अभी से लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं सीडेटिव हिप्नोटिक। तो सीडेटिव हिप्नोटिक वाले चैप्टर के अंदर आपने बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटूरेट को अच्छे तरीके से आपने पढ़ लेना है। तो स्टार्ट करते हैं, इनके समरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जो सीडेटिव हिप्नोटिक के अंदर बेंजोडाइज़ेपिन है, फिर बेंजोडाइज़ेपिन के एंटागोनिस्ट आ जाएंगे, बारबिटूरेट है, ओके। फिर इसके बाद है न्यूअर हिप्नोटिक्स हैं, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट है, ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट होती है, एंड सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होती है। तो स्टार्ट करते हैं बेंजोडाइज़ेपिन में। तो बेंजोडाइज़ेपिन होती है, बेंजोडाइज़ेपिन को डिपेंडिंग अपॉन दियर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तीन ग्रुप में डिवाइड कर देती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। अच्छा, मैं आपको पहले बताता जो कि बहुत सारे लोगों को मेरी थोड़ी सी बोलने की स्पीड ज़्यादा लगती है, तो फिर इस केस में आपने वीडियो को स्लो डाउन कर देना है। तो ऑप्शन होता है थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना, तो प्ले बैक स्पीड पे आ जाओगे आप। तो नॉर्मल से थोड़ा सा नीचे की तरफ चले जाना 0.75, तो स्पीड स्लो हो जाएगी। अब ज़्यादा स्पीड से बोलने की वजह ये होती है कि टाइम की कमी है और वीडियो ज़्यादा बनानी पड़ती है, ठीक है। तो बेंजोडाइज़ेपिन है, तो बेंजोडाइज़ेपिन को डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन तीन के अंदर डिवाइड कर देते हैं, शॉर्ट एक्शन, इंटरमीडिएट और लॉन्ग एक्टिंग। अब इसका एग्जांपल कौन सी आती है? अल्प्राजोलाम। अल्प्राजोलाम बिलोंग करती है इंटरमीडिएट के अंदर। इसके बाद क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड। क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड है, ये बिलोंग करती है लॉन्ग एक्टिंग के अंदर। और इसके अलावा क्लोनाज़ेपाम है, ये बिलोंग करती है किसके अंदर? इंटरमीडिएट एक्टिंग के अंदर काम बिलोंग करती है। क्लोराज़ेपेट लॉन्ग एक्टिंग है, डायज़ेपाम लॉन्ग एक्टिंग है, फ्लोराज़ेपाम लॉन्ग एक्टिंग है। और जो शॉर्ट एक्टिंग होती है ऑक्साज़ेपाम और ट्राइज़ोलाम होती है। बाकी सारी इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है, लाइक अल्प्राजोलाम, क्लोरडाइज़ेपॉक्साइड, क्लोनाज़ेपाम, क्लोराज़ेपेट, डायज़ेपाम, एस्ट्राज़ोलाम, फ्लोराज़ेपाम, लोराज़ेपाम, मिडाज़ोलाम, ऑक्साज़ेपाम, क्वाज़ाज़ेपाम, टिमाज़ेपाम एंड ट्राइज़ोलाम। तो ट्राइज़ोलाम और ऑक्साज़ेपाम ये शॉर्ट एक्टिंग होती है। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये होता है कि इन्होंने गाबा ए रिसेप्टर पर जाके बाइंड कर लेना है, ओके। और इन्होंने गाबा मीडिएटेड क्लोराइड चैनल की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देना है, ठीक हो गया, यानी गाबा के रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा देना है। इसके अलावा ये मेम्ब्रेन के हाइपरपोलराइजेशन को इन्हांस कर देते हैं, क्योंकि गाबा इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इनके इफेक्ट क्या होते हैं? डोज डिपेंडेंट इफेक्ट होती है सीएनएस के ऊपर। जैसे डोज को बढ़ाते हैं तो पहले सिडेटिव एक्शन होता है, एंटी एंजाइटी एक्शन देखने को मिलता है, फिर डोज को बढ़ाने से एमनीजिया, हिप्नोसिस, एनेस्थीसिया वगैरह हो सकता है। और डोज को बढ़ाते हैं तो फिर कोमा हो सकता है, रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन इनके जो कर्व होती है वो फ्लैटर आना शुरू हो जाती है, फ्लैटर कर्व होती है एज कम्पेयर टू बारबिटूरेट। इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है? एक्यूट एंजाइटी स्टेट के अंदर इस्तेमाल होती है, पैनिक अटैक को मिनिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होती है, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, इंसोम्निया और स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है, मसल रिलैक्सेशन के अंदर हम पढ़ते हैं, एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, एज एन एडजंक्टिव इंट्रावेनस एनेस्थीसिया के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड इसकी लास्ट एप्लीकेशन सीजर डिसऑर्डर है। फार्माकोकाइनेटिक के अंदर हमने नहीं पढ़ना होता ज़्यादा कुछ, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इनके टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी होती है सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन की वजह से, ठीक है। तो सीएनएस डिप्रेशन हो सकता है, डिपेंडेंस लाइबिलिटी हो सकती है, और अगर आप इनको दूसरी सीएनएस डिप्रेसेंट ड्रग के साथ मिला के लोगे तो एडिटिव सीएनएस डिप्रेसेंट हो जाएगा, लाइक एथेनॉल के साथ, बारबिटूरेट के साथ, ओपियाइड के साथ मिला के लोगे तो इस केस में एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगा। बेंजोडाइज़ेपिन के रिसेप्टर को एंटागोनाइज करने के लिए या न्यूअर हिप्नोटिक को एंटागोनाइज करने के लिए फ्लूमाजेनिल यूज़ करते हैं। फ्लूमाजेनिल बेंजोडाइज़ेपिन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड करती है, जिसको बोलते हैं बीजी बाइंडिंग साइट, जो कि गाबा पर पड़ी हुई होती है। ये बेंजोडाइज़ेपिन ज़ोलपीडियम, ज़ेलेप्लोन, एज़ापिक्लोन के एक्शन को मिनिमाइज कर देती है, लेकिन ऐसी दूसरी सीडेटिव हिप्नोटिक के अगेंस्ट काम नहीं करती। तो अगर किसी ने बेंजोडाइज़ेपिन की ज़्यादा डोज ले लिया है तब इसको मैनेज करने के लिए लेते हैं, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी ये है कि इसकी वजह से ऑपोजिट साइन सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं, लाइक एजिटेशन है, कन्फ्यूजन है, और बेंजोडाइज़ेपिन के विड्रॉल सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं इन केस ऑफ बेंजोडाइज़ेपिन डिपेंडेंस। नेक्स्ट है बारबिटूरेट। बारबिटूरेट को भी हम तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर फिनोबार्बिटल है और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग के अंदर थायोपेंटल है, बाकी सारी शॉर्ट एक्टिंग के अंदर बिलोंग करती है, ओके। तो फिनोबार्बिटल लॉन्ग एक्टिंग होती है। इनके नाम को पढ़ लेते हैं, एमोबार्बिटल है, ब्यूटाबार्बिटल है, मैफोबार्बिटल है, फेंटोबार्बिटल है, फिनोबार्बिटल है, सीकोबार्बिटल है। बेंजोडाइज़ेपिन और बारबिटूरेट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर ये डिफरेंस होता है कि जो बेंजोडाइज़ेपिन है फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, लेकिन जो बारबिटूरेट ड्यूरेशन को बढ़ा देते हैं, ओके। तो इनकी भी डोज डिपेंडेंट सीएनएस डिप्रेसिव एक्शन होती है, लाइक सेडेशन है, रिलीफ ऑफ एंजाइटी है, एमनीजिया है, हिप्नोसिस है, बिल्कुल ऊपर वाली चीज़ें हैं, एनेस्थीसिया और कोमा डिप्रेशन। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ है ये ऊपर नहीं लिखी हुई थी। स्टीपर डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप होता है, इनका फ्लैटर होता है, इसका स्टीपर होता है।
इनके क्लिनिकल एप्लीकेशन को देखते हैं तो फिर जो थायोपेंटल होती है एनेस्थीसिया के अंदर इस्तेमाल करते हैं, सेकोबार्बिटल को इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, फिनोबार्बिटल सीजर डिसऑर्डर के अंदर यूज़ होती है। इनकी टॉक्सिसिटी को देख लेते हैं। हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, लीवर के लिए काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होती है, सीनस डिप्रेसिव इफेक्ट की एक्सटेंशन होती है, डिपेंडेंस लायबिलिटी बेंजोडाइज़ेपिन से ज़्यादा होती है। बाकी दूसरी ड्रग के साथ एडिटिव सीएनएस डिप्रेशन भी होता है और ये लीवर के अंदर ड्रग मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को इंड्यूस कर देती है। इसके बाद है न्यूअर हिप्नोटिक्स। न्यूअर हिप्नोटिक्स के अंदर एज़ोपिक्लोन, ज़ोलेप्लोन, ज़ोलपेडम आ जाएगा। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इन्होंने गाबा ए रिसेप्टर पे जाके बाइंड करना है, जिस तरह बेंजोडाइज़ेपिन बाइंड करती थी। इन्होंने बीज़ी साइट पे जाके बाइंड करना होता है और ये मेम्ब्रेन की हाइपरपोलराइज़ेशन को एनहांस कर देते हैं। ओके, तो ये हिप्नोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? सॉरी, हिप्नोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है या हिप्नोसिस करवा देती है। इंसोम्निया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। लाइक स्लीप डिसऑर्डर है, स्पेसिफिकली मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई है। किसी को जैसे कोई बंदा बिस्तर पे लेटता है, उसको नींद नहीं आती होती, तो नींद की कैफियत को तारी करने के लिए हम 3 ड्रग यूज़ करते हैं, न्यूरो हिप्नोटिक, मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट और ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। जबकि सेरोटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट या जिसको पार्शियल एगोनिस्ट बोलते हैं, वो बसपिरोन होता है, जो कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो जो एज़ेपिक्लोन, ज़ोलपेडम, ज़ोलेप्लोन होती है, ये हिप्नोसिस क्रिएट कर देती है, फ़ौरन ही जल्दी से करवा देती है। लेकिन इनके एमनेसिक इफेक्ट काफ़ी कम होते हैं, यानी मेमोरी लॉस नहीं करवा सकती। ओके, ठीक है? और ये भी कह सकती है कि 1 दिन के बाद साइकोमोटर डिप्रेशन या सोमनीलेंस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं। इसके बाद है मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट। जो मेलाटोनिन रिसेप्टर एगोनिस्ट होते हैं, ये मेलाटोनिन रिसेप्टर टाइप 1 और टाइप 2 को स्टिमुलेट करवा देते हैं, जो कि सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस के ऊपर पड़ी हुई होती है, सीएनएस के अंदर। ये भी रैपिड ऑनसेट ऑफ स्लीप, यानी फ़ौरन ही हिप्नोसिस करवा देते हैं विद मिनिमल रिबाउंड इंसोम्निया और विथड्रॉल सिम्पटम, कि अगर आप इनको छोड़ोगे तो फिर छोड़ने पर कहीं दोबारा इंसोम्निया और विथड्रॉल सिम्पटम नहीं आते होते। तो ये भी वही क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि ये कंट्रोल सब्सटेंस नहीं होते, तो रेमेल्टियोन और टेसिमेल्टियोन ये इस्तेमाल होते हैं। ओके, मेलाटोनिन रिसेप्टर टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को स्टिमुलेट करवा देती है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। अच्छा, इनकी टॉक्सिसिटी को बताना भूल गया कि रेमेल्टियोन की वजह से एंडोक्राइन चेंजेस आना शुरू हो जाती है और फ्लोवोक्सामिन क्या करता है, फ्लोवोक्सामिन इसके मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट कर देता है। इसके बाद है ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट। ऑरेक्सिन एंटागोनिस्ट के अंदर सीवोरेक्सेंट आ जाएगा। जो ऑरेक्सिन क्या करेगा, ये ऑरेक्सिन को ब्लॉक कर देगा, ऑरेक्सिन की बाइंडिंग को ब्लॉक कर देगा। ऑरेक्सिन ऐसे न्यूरोपेप्टाइड होते हैं जो वेकफुलनेस को प्रमोट करवाते हैं, कॉन्शियसनेस को कंट्रोल करते हैं। ओके, इनकी वजह से क्या-क्या इफेक्ट्स हो गए, तो ये जल्दी से स्लीप के ऑनसेट को बढ़ा देते हैं, उसकी ड्यूरेशन को भी बढ़ा देते हैं, जबकि ये सिर्फ ऑनसेट को बढ़ा देते हैं, इससे पहले वाली ड्रग। इनकी वजह से हाँ, सॉरी, इनको हम स्लीप डिसऑर्डर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्पेसिफिकली डिफिकल्टी इन फॉलिंग एस्लीप है। ओके, लेकिन इसको ज़्यादा यूज़ कर लिया तो फिर ज़्यादा नींद तारी रहेगी और जब बंदा ड्राइव करता है रात के वक्त तो उसकी ड्राइविंग स्किल्स भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद है बसपिरोन। जो बसपिरोन होता है पार्शियल एगोनिस्ट होता है सेरोटोनिन के रिसेप्टर का, स्पेसिफिकली 1A रिसेप्टर का पार्शियल एगोनिस्ट होता है। इनका स्लो ऑनसेट होता है, इससे पहले वाली जो थी ना वो रैपिड काम करती थी, लेकिन इनका स्लो ऑनसेट होता है। तो ये एंग्जायटिक इफेक्ट होता है, इसके पास कोई हिप्नोटिक इफेक्ट नहीं होता, ठीक है? तो ये जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके टॉक्सिसिटी के अंदर टोकिकार्डिया, पैरास्थीसिया, जीआईटी डिस्ट्रेस लिखे हुए हैं। बाकी इंटरेक्शन हमने नहीं करना होता सिवाय कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स के, वो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।